Good morning, students. Today we will start our third chapter, ruling the countryside. Student, इससे पहले हम दो चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हाउ, व्हेन एंड वेयर, एंड सेकंड चैप्टर था फ्रॉम ट्री टू टेरिटरी, द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। हम इन दो चैप्टर को पढ़ चुके हैं और यहाँ पर हमने सेकंड चैप्टर में देखा कि किस प्रकार से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमारे इंडिया के ऊपर अधिकार कर लेती है। इस चैप्टर के अंदर हम यहाँ पर यही चीज डिस्कस करेंगे कि 1764 के अंदर जब बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया के ऊपर कैसे रूल करती है। और यहाँ पर खासकर हम विलेजेस जो एरिया है, कंट्री साइड इट मीन्स विलेजेस, जो विलेजेस एरिया है या रूरल बैकग्राउंड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट रूरल जो एरिया है वहां पर किस प्रकार से शासन करती है। आज की इस वीडियो में जो बेसिकली कंटेंट हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द कंपनी, देन द नीड टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर, मीन्स एग्रीकल्चर की नीड एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की नीड पड़ी तो क्यों पड़ी, जिसके अंदर उन्होंने थ्री टाइप की जो सेटलमेंट थी या सिस्टम थे वो सेटअप किए, जहां पर फर्स्ट वन इज परमानेंट, सेकंड वन इज महालवारी एंड द थर्ड वन इज मुनरो सिस्टम। इन तीन सिस्टम को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। देन क्रॉप्स फॉर यूरोप, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से यूरोपियन कंट्रीज के लिए किस प्रकार की जो क्रॉप्स है उनकी रिक्वायरमेंट थी, तो वो क्रॉप्स कैसे इंडिया में उगाई गई। ब्रिटेन को इंडिया की तरफ क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, अब यहाँ पर क्रॉप कल्टीवेशन का मतलब है कैश क्रॉप्स के लिए इंडिया की तरफ मुड़ना पड़ा, जहां पर इंडिगो कल्टीवेशन को बढ़ावा दिया गया और फिर इंडिया में इंडिगो कल्टीवेशन चलने लगी। और उसके बाद एट लास्ट हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि जो इंडिगो कल्टीवेटर है वो ओप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम से तंग आकर उसके खिलाफ स्ट्रगल करते हैं, जो कि इंडिगो रेवोल्यूशन के नाम से जानी जाती है, जिसको हम ब्लू रिबेलियन के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली आज हम इस चैप्टर के अंदर ये पूरे कंटेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर को। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर बिकमिंग द दीवान ऑफ बंगाल अर्न इट्स रेवेन्यू बाय फॉर्मुलेटिंग सम न्यू मेथड्स ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन। मीन्स इस चैप्टर के अंदर हमारा मेन फोकस यहाँ पर यही रहेगा कि किस प्रकार से जब वो बंगाल के दीवान बन जाते हैं, मीन्स उनके पास टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिल जाता है, तो वो फिर किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के नए मेथड अपनाते हैं रेवेन्यू कलेक्शन के। So on 12 August 1765, the Mughal Emperor Shah Alam II granted the Diwani rights of Bengal to the East India Company. Okay, listen students, इससे पहले हमने सेकंड चैप्टर में क्या डिस्कस किया था कि 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर होती है, जहां पर जो शाह आलम II है ये सब हार जाते हैं, जहां पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यू कैन से कि टैक्स को कलेक्ट करने का अधिकार जो है उनको मिल जाता है। अब यहाँ पर हम मुगल एम्परर शाह आलम II की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का एम्परर उस वक्त वो था। तो 1765 के अंदर मुगल एम्परर शाह आलम II से बंगाल के अंदर ईस्ट इंडिया को टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिल जाता है। और ये मिलता कब है, 1764 के बाद, और इसीलिए एक ट्रीटी साइन होती है जो कि शाह आलम II और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होती है। और अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटी, उसके माध्यम से उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर राइट टू कलेक्ट द टैक्स ये प्राप्त हो जाता है। इट मींस दीवानी का जो अधिकार है वो प्राप्त हो जाता है। Now the company became the chief financial administrator of the Bengal. अब वो बंगाल की चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन जाती है इस अधिकार के बाद। When the company achieved the right of Diwani, the responsibility of administering the land, organizing its revenue, also came on the shoulders of the company. अब दीवानी का अधिकार उनको मिल गया, तो लैंड को किस प्रकार से एडमिनिस्टर करना है, रेवेन्यू को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करना है, ये सब के सब उनके कंधों पे आ गई, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सब कुछ उनको देखना था। और इसके अलावा इट हैड टू इंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट्स व्हाट इट नीडेड एट चीपर रेट्स एंड सेल देम एट हायर रेट्स। इसके अलावा और क्या सुनिश्चित कर रहे थे वो, कि अगर जो प्रोडक्ट इंडिया में परचेज करना चाहते हैं वो उन्हें सस्ते दाम पर मिल जाए और उनको वो महंगे दाम पर बेच सके। तो इस तरीके से जब कंपनी को ये दीवानी का राइट मिला, तो उसके बाद कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि किस प्रकार से लैंड रेवेन्यू को टैक्स को कैसे कलेक्ट किया जाए, लैंड को कैसे एडमिनिस्टर किया जाए, इन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ गई। इसके साथ साथ उन्होंने उनको ये सुनिश्चित भी करना था, क्योंकि वो एक ट्रेडर के रूप में आए थे, तो अधिक से अधिक उनको क्या चाहिए था, अधिक से अधिक उनको
प्रॉफिट अर्न करना था। तो यही कारण था, तो वो अब ये देख रहे थे कि इंडिया से कौन सा प्रोडक्ट वो चीप रेट पर, में सस्ते दाम पर परचेज कर सकते हैं और हायर रेट पर उसको बेच सकते हैं। ये सारी की सारी जो चीजें थी वो इंश्योर कर रहे थे या उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो पूरा करने की सोच रहे थे। आगे देखते हैं, ओवर द इयर्स मीन समय बीतता चला गया, द कंपनी हैड आल्सो लर्न हाउ टू प्ले सेफ इन एन अननोन लैंड लाइक इंडिया। मीन समय बीतता चला गया और कंपनी अब सीख चुकी थी कि एक ऐसा देश जहां पर वो कभी नहीं गए, जैसे कि इंडिया जैसा देश हो गया, एक ऐसा देश ऐसा लैंड जिसके ऊपर वो कभी नहीं गए, और उस अननोन लैंड के ऊपर वो किस प्रकार से सेफली काम कर सकते हैं। नाउ हियर व्हाट आई मीन इज दैट company had to pacify those who were the early rulers of the countryside। अब यहाँ पर हमारे कहने का मतलब क्या है, अब कंपनी सीख चुकी थी कि उस एरिया के अंदर जो लोकल रूलर्स हैं उनको किस प्रकार से पैसिफाई किया जाए, उनको किस प्रकार से दबा के रखा जा सकता है, उनको साथ किस प्रकार से तालमेल बनाकर अपनी मोटिव्स को पूरा किया जा सके। एंड इट वाज नॉट पॉसिबल टू एलिमिनेट देम कंप्लीटली, और ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि लोकल रूलर्स को वो खत्म कर सके। इसलिए कंपनी क्या करती है, विभिन्न प्रकार के जो फैक्टर्स हैं या विभिन्न प्रकार के जो हथकंडे कह सकते हो उनका यूज करती है। अब यहाँ पर वो कुछ जो फैक्टर्स हैं वो क्या यूज कर रही है, सबसे पहले वो क्या करती है, ऑर्गेनाइज इट्स रिवेन्यू रिसोर्स। सबसे पहले रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करती है कि उन्हें रिवेन्यू लेना है, कहाँ से लेना है, किस लैंड से उनको कितना मिलेगा, इन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करना। देन टू यील्ड क्रॉप्स इट नीडेड, उसके बाद पर हेक्टेयर उपज को बढ़ाना, क्योंकि जितना अधिक आप फसल पैदा करोगे उतनी अधिक आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि उतना अधिक आपको रिवेन्यू मिलेगा। तो वो यील्ड इट मींस पर हेक्टेयर उपज के ऊपर भी ध्यान दे रहे थे। कोलोनाइजिंग द कंट्री साइड, रूरल एरिया के अंदर भी अपनी कॉलोनियल स्थिति या सिचुएशन को क्रिएट करना, कि वो भी उनको एक तरीके से रूरल माने, ये चीज जो रूरल एरिया के अंदर सेटअप करना है। सो दैट्स व्हाई that is what we are going to study further in this chapter। और यही तीन चीज जो है आज हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आगे हम देखते हैं इन सब चीजों को। सबसे पहले हम रिवेन्यू फॉर द कंपनी देख लेते हैं। द कंपनी गोट द दीवानी राइट्स एंड स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग मोर एंड मोर रिवेन्यू आउट ऑफ इट एंड यूज डिफरेंट मेथड्स एंड मेजर्स टू गेट इट, बट स्टिल सो इटसेल्फ प्राइमरली एज अ ट्रेडर। ओके स्टूडेंट, आई लिसन इट वेरी केयरफुली। अगर हम बात करते हैं कंपनी की, अब कंपनी को दीवानी राइट मिल चुका था, मींस टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया था। अब वो कोशिश करती है, हर एक प्रकार के हथकंडे अपनाती है कि वो किस प्रकार से अधिक रिवेन्यू कलेक्ट करे, जिसके लिए वो विभिन्न प्रकार के स्टेप्स उठा रही है। क्योंकि अगर नॉर्मली हम बात करते हैं, उनको एक ट्रेडर के रूप में माना जाता था, ठीक है, बट इस वक्त क्या बन चुके हैं, अब वो एक रूलर बन चुके हैं। अब उनके पास राइट है बन चुका है टैक्स कलेक्ट करने का, तो उन्हें ट्रेडर के रूप में ना देखा जाए, अब उनको शासक के रूप में भी देखा जाए। बिफोर 1765 सिचुएशन क्या थी, कंपनी अगर इंडिया से कोई भी चीज परचेज करती है तो वो अपने ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर को लाकर यहाँ इंडिया में देती, और उसके बाद यहाँ से ब्रिटेन जो इंडिया का सामान था उसे परचेज करती थी। बट सिचुएशन अब चेंज हो गई। अब जो भी रिवेन्यू बंगाल से वो कलेक्ट करते हैं, उसी के माध्यम से वो यहाँ का प्रोडक्ट परचेज करके एक्सपोर्ट करते हैं। मीन 1765 से पहले सिचुएशन क्या थी कि अगर उनको इंडिया से कोई भी चीज परचेज करनी है जो कि वो ब्रिटेन में भेजना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको गोल्ड और सिल्वर ब्रिटेन का यूज करना पड़ता था। बट अब सिचुएशन चेंज हो चुकी थी, क्योंकि दीवानी का राइट मिल चुका था। अब बंगाल से जो भी उन्हें रिवेन्यू प्राप्त होता, उन सब के माध्यम से ही वो सब कुछ परचेज करके एक्सपोर्ट कर सकते थे। तो इस प्रकार से ये उनका प्रॉफिट था। इवन बंगाल इकोनॉमी वाज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। अब यहाँ पर बंगाल की इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। इवन पीजेंट्स और क्राफ्टमैन की बात करता हूँ, दे वर नॉट गेटिंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ देयर सेल आल्सो। मींस जो पीजेंट्स और क्राफ्टमैन जो भी सामान बनाते, जो भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते, उनको उसका अमाउंट अच्छी तरीके से भी नहीं मिलता था। Even in 1770, a terrible famine killed 10 million people in Bengal। अब 1770 के अंदर एक टेरिबल फेमाइन आया, जहां पर 10 मिलियन पीपल जो है वो बंगाल में मारे गए, पर किसी ने भी उनकी इस अवस्था की तरफ ध्यान नहीं दिया। इवन अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर डुअल जो रूल था वो चालू हो चुका था। एक तरफ से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि केवल टैक्स कलेक्ट करने की बात करता था, अगर उनसे हेल्प लेने की बात की जाए, राजा बिल्कुल ऐसा है था क्योंकि उसके पास कोई पावर ही नहीं थी। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो चुकी थी। तो 1770 में जब बंगाल के अंदर इस प्रकार का फेमाइन आया, तो वहां पर ये प्रॉब्लम हो गई और किसी ने भी उनकी इस बुरी स्थिति में हेल्प नहीं की, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें या किसी और की बात करें, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन एम क्या था, अधिक से अधिक रिवेन्यू कलेक्ट करना।
So they did not pay heed to any of the matters related to the peasants as their main task was to make money by trade. इसलिए वो कोई भी पीजेंट से रिलेटेड किसी भी अलग जो मैटर था जो कि उनसे रिलेटेड नहीं था उनकी तरफ वो ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उनका जस्ट ओनली एक सिंगल एम था, वो था अधिक से अधिक पैसा कमाना, अधिक से अधिक अपने पैसे कमाकर अपने ट्रेड को बढ़ावा देना, ये उनका मेन काम। सो स्टूडेंट, आप देख सकते हो कि जिस प्रकार से फेमाइन आया तो लोग क्या करने लगे, हजारों की संख्या में व्यक्ति मारे गए, असहाय बैठे रहे थे, वो गांव छोड़कर जाने लगे। तो ये सिचुएशन जो थी वो बंगाल के अंदर क्रिएट हो चुकी थी। सो एज सच इंसिडेंट टुक प्लेस व्हिच ruined द इकोनॉमी heavily, मीन्स पूरी की पूरी इकोनॉमिकल कंडीशन बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। एंड द कंपनी देन फेल्ट द नीड ऑफ इंप्रूविंग द एग्रीकल्चर, और जब कंपनी ने देखा कि ये सिचुएशन क्रिएट हो गई तब उन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर इंप्रूवमेंट करने की सोची। अब वो देखते हैं कि वो इंप्रूवमेंट क्या है और किस प्रकार से करते हैं, उन्हीं चीजों को हम अब नीड टू इंप्रूव एग्रीकल्चर इस टॉपिक को पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनी ऑफिशियल्स दे वर ऑफ द व्यू दैट देयर वाज अ ग्रेट नीड ऑफ इन्वेस्टिंग इन लैंड एंड एग्रीकल्चर। और रीजन क्या था, और उनका मानना यह था कि अधिक से अधिक लैंड और एग्रीकल्चर के ऊपर इंप्रूवमेंट की जाए, अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट किया जाए। रीजन क्या था, क्योंकि अगर वो इन सब चीजों को इंप्रूव नहीं करते तो उसका बैड इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, कंपनी के रिवेन्यू के ऊपर। अगर एग्रीकल्चर का प्राइस घटता जाएगा, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन घटती जाएगी तो रिवेन्यू भी उतना कम मिलेगा। तो यही कारण था कि उनके दिल में ये विचार आया कि वो अब कंपनी के अंदर चेंजेस, एग्रीकल्चर और इन सब चीजों के अंदर चेंजेस लाएंगे। सो उन्होंने क्या सोच लिया कि देयर इज अ नीड टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर। अब ये उन्होंने सोच लिया। तो अब देखते हैं कि वो किस प्रकार देखते हैं कि किस प्रकार से वो इसके अंदर इंप्रूवमेंट करते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं, द कंपनी इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन 1793 अंडर द रेन ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि परमानेंट सेटलमेंट जो है वो किसके द्वारा चलाई गई थी और कब चलाई गई थी, तो ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन बनता है। सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 इन द रेन ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, मींस लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा चलाई गई थी। अब ये क्या होती है, अब इसकी फीचर्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट अ फिक्स्ड रेवेन्यू वाज टू बी गिवन टू द ब्रिटिश एंड इट वुड नॉट इंक्रीज इन फ्यूचर। अब इसके अकॉर्डिंग क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अलग अलग एरिया स्टैब्लिश कर दिया और वहां पर अपना रिवेन्यू फिक्स कर दिया। हमें तो केवल आप इतना रिवेन्यू दीजिए, फ्यूचर में हम इसको इंक्रीज नहीं करेंगे, हमें इसके बाद इससे कोई मतलब नहीं है। अब जमींदार जो थे उनको रिकॉग्नाइज कर दिया गया कि दे कैन कलेक्ट द रिवेन्यू। अब वो व्यक्ति क्या है, वो रिवेन्यू कलेक्टर बन चुके थे जमींदार, अब वो रिवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे। And it was assumed that they would invest money to improve the crop production and fertility of soil। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा माना था कि जमींदार को अगर हम ये चीज दे देते हैं तो जमींदार क्या करेगा, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा, जबकि इसका उल्टा होता है। क्योंकि जमींदार को तो केवल एक फिक्स प्राइस देना है, तो उसके बाद जमींदार क्या करता है, जमींदार डिड नॉट पे अटेंशन टू द कंडीशन ऑफ द लैंड एंड ट्राई टू कीप मोर एंड मोर मनी लेफ्ट आफ्टर द कलेक्शन। अब वो कोशिश करता है अधिक से अधिक पैसा अर्न करने की, वो उसे फिक्स प्राइस दे देने के बाद वो कोशिश करता है कि उससे ज्यादा वो रिवेन्यू कलेक्ट करे और बेनिफिट उठाए, जबकि उसने लैंड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया कि लैंड कंडीशन कैसी है, क्या क्रॉप हो रही है या नहीं हो रही, इन सब चीजों की तरफ उसने कोई नहीं ध्यान दिया। इवन चाहे हम राजा की बात करें या तालुकदार की बात करें, अब ये सब व्यक्ति जो थे वो जमींदार बन चुके थे और जमींदार के रूप में रिकॉग्नाइज होने लगे। So as a result क्या हुआ, as a result of the grant of the more revenue, they blindly exploited the land resources। वो लगातार लैंड रिसोर्स को blindly exploit करते रहे और जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन थी वो धीरे धीरे घटने लगी। And it did not go as per the plan। उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम फेस होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि इसके माध्यम से एग्रीकल्चर कंडीशन इंप्रूव होगी, उसके माध्यम से प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, तो एज पर द प्लान ये काम नहीं इसके आधार पे, प्लान के आधार पे उन्होंने काम नहीं किया, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी और जो फार्मर्स, मोस्टली जो फार्मर्स थे, उनको विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। अब वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहले there are many जमींदार्स who were sold off at auction organized by the company। auction का मतलब है जो राइट दिया गया है कंपनी के द्वारा कि वो वहां पर पैसा कलेक्ट कर ले, तो जो ये ऑक्शन था उनको वो बेचना पड़ा। रीजन क्या था, एनीवन हु फेल टू पे द रिवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारी। अगर कोई भी व्यक्ति प्रॉपर मैनर से रिवेन्यू पे नहीं करेगा तो उसका जमींदारी राइट छीन लिया जाएगा। And the zamindars were not interested in the improvement of land, which led to reduce the production of crop।
जमींदार का मेन एम लैंड को इंप्रूव नहीं करना था, बल्कि उनका मेन एम क्या था? उनका मेन एम था अधिक से अधिक रिवेन्यू कलेक्ट करना। अब वो लैंड की तरफ से ध्यान नहीं दे रहे थे, कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती चली गई। But with the rise of the crop expansion and the price of the crops in the 19th century, the income of the Britishers was not increasing. अब क्रॉप एक्सपेंशन भी हो रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, परंतु किसी भी प्रकार से ब्रिटिशर्स के को एक तरीके से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा चिंतित थे, उनको बहुत ज्यादा कंसर्न का विषय बन चुका था उनके लिए। सो बिकॉज ऑफ द लेस रिवेन्यू कलेक्शन, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, अब उन्होंने क्या किया? रिवेन्यू को कलेक्ट करने और रिवेन्यू को अधिक जनरेट करने के लिए न्यू मेथड्स अपनाए, और वो मेथड थे आपके महलवारी सिस्टम और रियायतवारी सिस्टम। तो जो परमानेंट सेटलमेंट थी उसके अंदर विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम फेस करने लगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उससे उनको प्रॉपर मैनर से रिवेन्यू नहीं मिला, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, वो था महलवारी सिस्टम और दूसरा था रियायतवारी सिस्टम। अब वो इसके माध्यम से अपने रिवेन्यू को इंक्रीज करना चाहते थे और रिवेन्यू कलेक्शन को बढ़ावा देना चाहते हैं। अब देखते हैं कि महलवारी सिस्टम और रियायतवारी सिस्टम होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द महलवारी सिस्टम। In 1822, an Englishman called Holt McNeice felt that villages was an important social institution for the North Indian society and it needed to be preserved. अब इसका मानना था कि अगर मैं नॉर्थन इंडिया की बात करता हूं, जो विलेजेस है वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसको प्रिजर्व करना बहुत आवश्यक है। इसलिए ही डेवलप अ न्यू मेथड ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन, और जो कि महलवारी सिस्टम के नाम से जाने जाने लगा। अब ये सिस्टम होता क्या है, इस सिस्टम को अडॉप्ट क्यों किया, इनके बारे में देख लेते हैं। ऑफिसर वेंट टू डिफरेंट, अब इस सिस्टम के फीचर्स देख लेते हैं कि महलवारी सिस्टम में क्या होता है। ऑफिसर जो है वो क्या करते हैं? इंस्पेक्शन के लिए गांव गांव में जाते हैं और लैंड की इंस्पेक्शन करते हैं। देन उसके बाद फील्ड को मेजर किया जाता है कि टोटल प्रोडक्टिव जो लैंड है वो यहाँ पर कितनी है। उसके बाद कस्टम्स एंड राइट्स, इन सबको रिकॉर्ड किया जाता है कि उनके आधार पर वहां पर कितना खर्च होता है। और एस्टिमेटेड जो रिवेन्यू है हर एक प्लॉट का एक गांव के अंदर, इट वाज एडेड अप टू कैलकुलेट द रिवेन्यू दैट ईच विलेज हैड टू पे, जो कि हर एक गांव के जो गांव है उसे पे करने हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर विलेज का मतलब यहाँ पर महल वर्ड लिखा गया है, क्योंकि वो जो हेड होगा उसका नाम महल है और वो व्यक्ति इसको पे करेगा। अब यहाँ पर जमींदारी सिस्टम खत्म कर दिया गया, अब डायरेक्टली कलेक्शन वहां से कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? हर एक लैंड की इंस्पेक्शन करेंगे, देन मेजर करेंगे, देन कस्टम एंड राइट्स, इन सब चीजों को देखने के बाद हम एस्टिमेट करेंगे रिवेन्यू सिस्टम को, और वो कलेक्ट किया जाएगा। द रिवेन्यू वॉज नॉट परमानेंटली फिक्स, यहाँ पर रिवेन्यू परमानेंटली फिक्स नहीं है, बल्कि समय समय के अनुसार इसे रिवाइज किया जाएगा, जहां पर वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। मोस्टली कम का भी नहीं हुआ, हमेशा ज्यादा ही हुआ। Instead of Jamidar, the village headman was made responsible for collecting and paying the revenue of the company. अब पहले जमींदार कलेक्ट करता था और पे किया करता था, अब जमींदार नहीं करेगा, वो विलेज हेडमैन करेगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टैक्स को कलेक्ट करे और उस रिवेन्यू को कंपनी को पे करे। भाई अगर मैं महलवारी सिस्टम की बात करता हूँ, महलवारी सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ, तो महलवारी सिस्टम ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन इट वाज इंट्रोड्यूस इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री, केवल हमारे इंडिया के नॉर्थन पार्ट में स्टैब्लिश किया गया। अगर मैं साउथर्न पार्ट की बात करता हूं तो यहाँ पर दूसरे सिस्टम को अपनाया गया, एंड दिस वाज फेमसली नोन एज अ रियायतवारी सिस्टम, जिसे हम मुनरो सिस्टम भी कहते हैं, उसको साउथर्न इंडिया में स्टैब्लिश किया। तो देखते हैं कि रियायतवारी सिस्टम या मुनरो सिस्टम क्या होता है। तो इस प्रकार से महलवारी सिस्टम था जिसके अंदर टैक्स को कलेक्ट करने के लिए एक विलेज हेडमैन को डिसाइड कर दिया गया, और वो विलेज हेडमैन जो था वो महल के नाम से जाना जाता था, इसीलिए इसका नाम महलवारी सिस्टम रखा गया। तो वो महल जो था, वो व्यक्ति जो था, वो जमींदार की जगह पर आ चुका था। वो हेडमैन क्या करता था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी लैंड के वहां से टैक्स कलेक्ट करना और उस रिवेन्यू को कंपनी को पे करना। अब यहाँ पर रिवेन्यू परमानेंटली फिक्स नहीं था, बल्कि इसे रिवाइज किया जाता था, जबकि अगर मैं परमानेंट सेटलमेंट की बात करता हूँ वहां पर परमानेंटली डिसाइड कर दिया गया, जो फ्यूचर में नहीं बढ़ेगा। ओके स्टूडेंट, अब हम साउथर्न इंडिया की साइड जाते हैं, जहां पर हम मुनरो सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। एक जो नया सिस्टम था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूरल बैकग्राउंड के अंदर रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए सेटअप किया था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। Now let's discuss about the Monroe system, and this is commonly known as a रियायतवारी system. इसे हम रियायतवारी सिस्टम भी कहते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, in the southern part of India, Britisher felt that permanent settlement method it was not beneficial enough. ये ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, इसलिए
थॉमस मुनरो जो कि 1819 से लेकर 26 तक गवर्नर ऑफ मद्रास थे, उन्होंने एक न्यू मेथड को डेवलप किया रिवेन्यू कलेक्शन करने के लिए, और वो कहलाता है रियोतवारी सिस्टम। According to this system, it was actually based on the method which applied by the Captain Alexander Reed on a small scale in some areas, और वो areas थे जिनको उसने टीपू सुल्तान से जीता था। मीन्स कंपनी का एक ऑफिशियल था और उस ऑफिशियल ने इस चीज को सेटअप किया था। अलेक्जेंडर जो रीड था उसने क्या किया, उसने केवल टीपू सुल्तान से जीते हुए छोटे से एरिया पे इसे लागू किया जहां पर वो सक्सेसफुल था। तो थॉमस मुनरो ने क्या किया, उसी सिस्टम को जो साउथर्न पार्ट था उसके ऊपर अप्लाई किया। जो रियोज थे रेफर्स टू द कल्टीवेटर्स, यहाँ पर रियोज का मतलब होता है वो कल्टीवेटर, वो फार्मर्स जो कि लैंड को कल्टीवेट करते हैं। एंड देयर वाज एब्सेंस ऑफ जमींदार इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में कोई भी जमींदार नहीं है। सो इसलिए क्या किया, रीड एंड मुनरो इन दोनों ने डिसाइड किया कि वो डायरेक्टली डील करेंगे, वो करेंगे कल्टीवेटर से। वो यहाँ पर किसे डील करेंगे, कल्टीवेटर से डील करेंगे, फार्मर से डील करेंगे, वो उस व्यक्ति से डील करेंगे जो काफी समय से लगातार उस खेत के ऊपर एग्रीकल्चर करता रहा है, वो डायरेक्टली टैक्स उस व्यक्ति से कलेक्ट करेंगे। तो उन्होंने ये चीज डिसाइड कर ली। सो अंडर दिस सिस्टम द फील्ड ऑफ रियोट मींस उस फार्मर का जो फील्ड था, इट वाज केयरफुली मेजर्ड, उसको सबसे पहले केयरफुली मेजर किया गया, उसको एसेस किया गया, एंड देन उसके बाद ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उसको किसके ऊपर टैक्स को फिक्स किया। अब यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता था कि वो पर्टिकुलरली इन रियोज से, इन फार्मर से टैक्स कलेक्ट करें। तो ये था आपका मुनरो सिस्टम। इस तरीके से हमने ये 3 सिस्टम पढ़ लिए जिनके माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी अधिक से अधिक रिवेन्यू कलेक्ट करने की। तो इन तीनों सिस्टम को आप ब्रीफली देख सकते हो। तीनों सिस्टम को मैंने आपको बता दिया है। इसको अगर आप ब्रीफली देखना चाहते हो तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं परमानेंट सेटलमेंट की बात करता हूँ, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793। ऑन द अदर एंड अगर मैं इसकी बात करता हूँ महालवारी सिस्टम, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1833, और रियोतवारी सिस्टम जो है वो 1820 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। परमानेंट सेटलमेंट के अंदर मैं रिवेन्यू की बात करता हूँ वो फिक्स होता है, बट महालवारी सिस्टम में रिवेन्यू फिक्स नहीं था, बल्कि विलेज का जो एरिया है उसे एस्टिमेट करने के बाद उसका रिवेन्यू डिसाइड किया जाता था, जो कि रिवाइज भी किया जाएगा। परंतु रियोतवारी सिस्टम के अंदर रिवेन्यू यहाँ पर भी फिक्स नहीं था, यहाँ पर भी प्रत्येक जो फील्ड था उसको केयरफुली मेजर किया गया, एसेस किया गया और देन डिसाइड किया गया कि रिवेन्यू कितना लेना है। अगर मैं परमानेंट सेटलमेंट की बात करता हूं तो जमींदार जो थे वो उनका मेन काम होता था टैक्स को कलेक्ट करना। बट अगर मैं महालवारी सिस्टम की बात करता हूं, इंस्टेड ऑफ जमींदार जो रिवेन्यू है वो जो कलेक्ट करेगा वो विलेज का हेडमैन करेगा, जिसको महल कहा जाता है। जबकि रियोतवारी सिस्टम में ब्रिटिश ऑफिसर्स अपने एक ब्रिटिश पर्सन को अपॉइंट करते हैं रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। अगर मैं परमानेंट सेटलमेंट की बात करता हूँ, ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर एस्टेब्लिश हुआ। जबकि अगर मैं महालवारी सिस्टम की बात करता हूँ, ये था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जहां पर पंजाब व गंगेटिक जो वैली है वो आता है। और हमारा जो रियोतवारी सिस्टम है वो मैड्रास, बॉम्बे और कुर्ग जो था वहां पर एस्टेब्लिश हुआ। जमींदार जो थे वो थे ओनर ऑफ द लैंड, बट अगर मैं महालवारी सिस्टम की बात करता हूं वहां पर पीजेंट्स ही ओनर होते हैं और रियोतवारी सिस्टम में भी पीजेंट ही ओनर होते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 सिस्टम्स जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट करने के लिए हमारे यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराए थे। ये एक आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब इन सिस्टम के बाद क्या हर एक चीज ठीक हो गई? गलत, हर एक चीज ठीक नहीं हुई। देखते हैं कैसे ठीक नहीं हुई। As they desire to increase the income from the land, revenue officials fixed the revenue rate very high. अब उनका मेन एम था लैंड से अधिक रिवेन्यू कलेक्ट करना, इसलिए रिवेन्यू ऑफिसर हमेशा क्या करते थे, हाई रिवेन्यू वहां पर डिसाइड करते थे। As peasants were unable to pay, so riots filled the countryside and villages became deserted in many regions. अब पीजेंट्स हमेशा लगातार पे नहीं कर पाते थे, तो इसलिए रियोट्स को क्या करना पड़ता था, गांव छोड़कर जाना पड़ने लगा। तो अब रियोट जो थे, अब जैसे ही फ्लीड, यहाँ पर रियोट्स फ्लीड द कंट्री साइड मीन्स वो गांव छोड़कर जाने लगे। अब जब वो गांव छोड़कर जाने लगे तो जो विलेजेस एरिया थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। मीन्स डेजर्टेड मीन्स वहां पर कोई व्यक्ति रहने लगा, सब छोड़ के जा रहे थे। Even peasants were forcefully evicted from their land.
अब जो पीजेंट्स थे उनको गांव से निकाला भी जा रहा था, सॉरी उनकी लैंड्स को छीना जा रहा था उनसे, एंड दे हैड टू लेफ्ट देयर प्लेसेज, इसीलिए वो अपने गांव को छोड़ने लगे। एंड क्लैशेस हैपेंड और डिफरेंट प्लेसेज, और इवन सिचुएशन ऐसी भी क्रिएट हो गई कि कुछ स्थानों पर आपस में झगड़े भी होने लगे इन सब सिस्टम की वजह से। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो गई थी हमारे इंडिया के अंदर, जो कि ये बताती है कि ये सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किए गए थे इनका पॉजिटिव इंपैक्ट के बजाय नेगेटिव इंपैक्ट सबसे ज्यादा पड़ा। ना वो अब हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप्स फॉर यूरोप, इसके बारे में देख लेते हैं। By the late 18th century, Britishers tried to expand the cultivation of opium, indigo in various parts of India. They also forced the cultivators to grow various other crops such as, okay, अगर मैं लेट 18th सेंचुरी की बात करता हूं तो ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया के अंदर ओपियम और इंडिगो की कल्टीवेशन को बढ़ावा दिया। इसके अलावा मैनी अदर क्रॉप्स भी थी, जैसे कि अगर मैं जूट की बात करता हूँ ये बंगाल के अंदर थी, टी इन आसाम, ऐसे ही शुगर केन इन यूपी, वीट इन पंजाब एंड कॉटन ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब, ये सब जो थी ये अलग अलग एरिया के अंदर, राइस इन मद्रास, इन सब चीजों को बढ़ावा दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। मीन्स इंडिगो के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया, परंतु इसके अलावा अदर जो कैश क्रॉप्स थी उनके ऊपर भी ध्यान दिया गया। तो सबसे ज्यादा पैसेज दिया गया था वो इंडिगो के लिए दिया गया था। अब इंडिगो के लिए ऐसा क्यों किया, इंडिगो इंपॉर्टेंट क्यों थी, इन सब चीजों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट इज इंडिगो एंड व्हाई इज इट यूज्ड, इसका यूज क्यों किया जाता है, कहां पर किया जाता है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों थी, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमें यहाँ पर इंडिगो के बारे में डिस्कस करना है और इंडिगो से रिलेटेड जो रेवोल्यूशन है उसको डिस्कस करना है। तो ये जो क्रॉप्स थी वो हमारे इंडिया में ग्रो की जाती थी और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यूज की जाती थी। सो स्टूडेंट्स, सो बेसिकली अगर मैं इंडिगो की बात करता हूं, इट इज अ प्लांट फ्रॉम विच अ ब्लू पाउडर इज derived and this is used to dye clothes in blue as or as we say indigo color. ओके, बेसिकली ये इंडिगो प्लांट जो है उससे ब्लू पाउडर निकलता है जिसका यूज करते हैं हम डाई करने के लिए, मीन्स कपड़ों को रंगने के लिए जिसका यूज किया जाता है, क्योंकि इससे ब्लू कलर आता है। अब इंडिगो ही इंपॉर्टेंट क्यों थी, अदर क्रॉप भी हो सकती थी, अब इसको देखते हैं। इट कैन ओनली बी ग्रोन इन द ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन, सो क्लाइमेट ऑफ इंडिया इट वाज सुटेबल फॉर इट्स ग्रोथ। सबसे पहला बेनिफिट, अगर इस प्रकार की क्रॉप को उगाना है तो ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन है जो कि इंडिया इसके अंदर सुटेबल है। And India was the main exporter of indigo. India एक important exporter भी था। It was high demand in Europe because it gave a rich blue color to be used for dyeing the clothes. अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि यूरोप में इसकी डिमांड इसलिए बढ़ गई क्योंकि इसके माध्यम से जो कलर आता है डाई करने के बाद कपड़ों को, वो बहुत अच्छा आता है। इवन यूरोप के अंदर एक अलग से प्लांट था वोड, जो कि कल्टिवेट किया था उसके अंदर, और उसका काम भी डाई करने का था, परंतु उसकी डाई की जो फैसिलिटी थी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी, मीन्स उसका जो रिजल्ट था वो अच्छा नहीं था। पर इंडिगो का जो रिजल्ट था वो अच्छा था। यही कारण था कि इंडिगो के रिजल्ट की वजह से यूरोप में इंडिगो की डिमांड बढ़ती चली गई। और वन इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता देता हूं अब वोड के बारे में और इंडिगो के बारे में। द वोड कल्टिवेटर्स वर सो वरीड अबाउट द टफ कंपटीशन दे वर फेसिंग बिकॉज ऑफ द इंडिगो दैट दे प्रेशराइज देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट टू बैन द इंपोर्ट ऑफ इंडिगो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि जबकि अगर हम वोड की बात करते हैं, वोड डाई कलर को प्रोड्यूस करता है, परंतु इंडिगो का रिजल्ट बहुत अच्छा था। तो जो एरिया के अंदर वोड नामक जो ट्री प्लांट किया जाता था, उस एरिया के जो प्लांटर थे उन्होंने क्या किया, अपने गवर्नमेंट को फोर्स किया, प्रेशराइज किया कि वो इंडिगो को बैन कर दे। इट मींस इंडिगो की इतनी डिमांड थी, तो इसलिए इंडिगो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। Not only English, but the French in the Caribbean island, the Portuguese in Brazil, and the Spanish in Venezuela, they also started cultivating indigo plants. While the demand for indigo was increasing, मीन्स इंडिगो की फिर भी डिमांड बढ़ती चली गई। और उसकी अगर सप्लाई की बात करता हूँ, इट्स सप्लाई फेल ऑफ हाफ बिटवीन 1783 to 1789 ड्यू टू वेरियस रीजन। ओके, इसको बाद में पढ़ेंगे। तो अगर हम इंडिगो की बात करते हैं तो इंडिगो इतना इंपॉर्टेंट था डाई कलर के लिए, बट अगर हम नॉर्मली बात करते हैं इसकी डिमांड जो थी वो धीरे धीरे घटने लगी। 1783 में जितना प्रोड्यूस करते थे, जितना हम सप्लाई करते थे, 1789 तक उसका 50% कम रह गया ड्यू टू सर्टेन रीजन। अब वो रीजन क्या है उनको देखेंगे। As there was a less supply, the British dyers became keener to procure indigo. At this point, they turned to India to meet their need.
अब अगर हम बात करते हैं जो ये फ्रेंच कैरिबियन आइलैंड वगैरह, यहाँ पर जब इनकी यहाँ से जब उनके पास कम मिलने लगा, मीन्स ये प्लांट कम मिलने जो इंडिगो कम मिलने लगा, तो अब वो इंडिया की साइड में गए। अब उन्होंने अपनी नीड को पूरा करने के लिए इंडिया की तरफ से, इंडिया से इंडिगो आप कह सकते हो इंपोर्ट कराना शुरू कर दिया, या इंडिया से एक्सपोर्ट होने लगा। अब देखते हैं कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम होती है, इंडिया के इंडिगो के अंदर, इंडिया के अंदर इंडिगो से रिलेटेड क्या आप कह सकते हो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये देख लीजिए, ये इंडिगो प्लांट है और किस प्रकार से ये पाउडर बनता है और ये किस प्रकार से यूज होता है। तो आप इन पिक्चर के माध्यम से इन सब चीजों को देख सकते हैं, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी ये दिए होंगे। अब देखते हैं, द डिमांड ऑफ द इंडिगो इट वाज राइजिंग डे बाय डे इन यूरोप में बढ़ती चली गई। सो द कंपनी डिसाइडेड टू एक्सपेंड इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया। इसलिए कंपनी ने डिसाइड किया कि इंडिगो कल्टीवेशन की तरफ ध्यान दिया जाए। बंगाल वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इंडिगो टू द ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो था वो बंगाल था। 1810 के अंदर अबाउट 95% जो इंडिगो इंपोर्ट होता था ब्रिटेन का, वो केवल बंगाल से आता था। एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, जैसे जैसे इंडिगो ट्रेड बढ़ने लगा, बहुत सारे जो कमर्शियल एजेंट्स और कंपनी ऑफिशियल थे, उन्होंने क्या किया, इंडिगो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था, सो मैनी इंग्लिशमैन सेटल इन इंडिया, वो इंडिया में सेटल हो गए और वो इंडिगो प्लांटर्स बन गए, क्योंकि प्रॉफिट अधिक करना है। और इवन उन्होंने क्या कर दिया, कंपनी ने इंडिगो के ऊपर लोन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। इंडिगो के लिए बैंक क्रिएट कर दिए गए जो इंडिगो कल्टीवेशन को बढ़ावा दे रहे थे। इतनी डिमांड थी यूरोप के अंदर इंडिगो की। अब देखते हैं इंडिगो कल्टीवेट कैसे होती है। Indigo was cultivated under two systems. The first one is niche and the second one is Ryoti. तो इन दोनों को आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम niche system को पढ़ते हैं। In this system, the planter produced indigo on the land which was under his control. अब इस सिस्टम में प्लांटर जो है वो इंडिगो बोता है उस लैंड के ऊपर जो उसके कंट्रोल में है, चाहे वो उसका ओनर है, चाहे वो उसने रेंट पे ली है। अगर मैं निच कल्टीवेटर्स की बात करता हूँ, दैट कल्टीवेटर फाउंड इट डिफिकल्ट टू ग्रो इंडिगो। अब रीजन क्यों क्या दिया उसने, एज इट रिक्वायर्ड अ लार्ज फर्टाइल एरिया विच इज नॉट इजिली अवेलेबल एज मोस्ट ऑफ द लैंड विच वॉज डेंसली पॉपुलेटेड। अब निच कल्टीवेटर के सामने ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अब इंडिगो बोने के लिए आपको ऐसे लैंड की रिक्वायरमेंट है जो कि फर्टाइल लैंड है। अब ये फर्टाइल लैंड इजिली अवेलेबल नहीं था पॉपुलेटेड एरिया के अंदर, क्योंकि जिस एरिया के अंदर बंगाल की अगर हम बात कर रहे हैं, दैट इज मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया। इवन लेबरर्स वर नॉट अवेलेबल समटाइम्स। इवन कई बार सिचुएशन क्या क्रिएट होती थी, जो लेबरर्स थे वो भी अवेलेबल नहीं होते थे इस सिचुएशन के अंदर। और जो राइस कल्टीवेशन, क्योंकि वो कहां पर बिजी होते थे, वो राइस कल्टीवेशन के अंदर बिजी हुआ करते थे। Thus they were not interested in growing indigo anymore. यही कारण था कि जो निच कल्टीवेटर्स थे वो अब इंडिगो बोने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। तो ये था निच सिस्टम जिसके माध्यम से इंडिगो कल्टीवेट की जाती थी। अब पढ़ते हैं रियोती सिस्टम। ना अगर मैं रियोती सिस्टम की बात करता हूं, अंडर द रियोती सिस्टम द प्लांटर एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद रियोट्स और विलेज हैंडमैन। अब यहाँ पर जो प्लांटर्स थे वो क्या करते हैं, वो जो रियोत है या विलेज हैंडमैन जो है उनके साथ रियोती सिस्टम को के अंदर आते हैं। कई बार ये फोर्सफुली भी होता था। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्ट्रैक्ट 25% ऑफ लैंड इट वाज एक्सक्लूसिवली केप्ट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो एंड लोन्स वर प्रोवाइडेड फॉर इट्स कल्टीवेशन। 25% जो लैंड है उस पर केवल इंडिगो ही बोया जाएगा और उसके ऊपर आपको लोन भी मिल सकता है। द प्लांटर यूज्ड टू प्रोवाइड द सीड्स, प्लांटर है वो उनको सीड प्रोवाइड करेंगे, फार्मर को ड्रिल प्रोवाइड करेंगे, और अगर हम बात करते हैं उन प्लांट्स का ध्यान भी रखने में उनकी हेल्प करेंगे। हर एक प्रकार से उनकी हेल्प करने की बात की जा रही थी। बट जल्दी ही रियोती जो सिस्टम थे या रियोस जो थे, उन्होंने रियलाइज किया कि ये सिस्टम बड़ा इजी सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से वो लोन के साइकिल में फंसते जा रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है, और धीरे धीरे वो केवल लोन में फंस रहे हैं। उनकी जो इनकम है वो घटती जा रही है। अब उनकी इनकम बहुत ही कम हो चुकी है अगर वो इंडिगो प्लांटेशन के अंदर ही काम करेंगे। सो इवन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड डिटेरियोरेटेड। इसके अलावा उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जो लैंड की फर्टिलिटी थी वो डिटेरियोरेटेड हो रही थी, मींस घटती जा रही थी। And the land became unfit for the growth of rice after the cultivation of indigo. अगर इंडिगो कल्टीवेशन कर लिया तो उस ईयर के अंदर राइस को ग्रो भी नहीं कर सकते, लैंड की फर्टिलिटी इतनी एग्जॉस्ट हो जाती है। So as the system of indigo plantation it was very oppressive, so all the peasants became rebellious.
जो प्लांटेशन सिस्टम का जो सिस्टम था, इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम जो था वो बड़ा ओप्रेसिव था, क्योंकि जो उनसे कलेक्ट करने का तरीका था वो बड़ा ओप्रेसिव था। इसलिए मैक्सिमम जो पीजर थे उन्होंने अब इंडिगो बोलने से इनकार कर दिया, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा भिड़ंत हुई, क्लैशेज भी क्रिएट हुए, और इसकी वजह से इंडिगो रिबेलियन जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। So now we are at the end of this chapter, the Blue Rebellion and after. इसके बारे में हम पढ़ते हैं। In March 1859, thousands of the youths in Bengal they refused to grow indigo. इवन अगर मैं बात करता हूँ एज द रिबेलियन स्प्रेड, अब रिबेलियन जो था वो बढ़ता चला गया, जो ये आप कह सकते हो ये जो हिंसा थी वो बढ़ती चली गई। सो द यूथ रिफ्यूज टू पे रेंट टू द प्लांटर्स। यूथ सिस्टम के दौरान में जो उन्होंने प्लांटर से जो पैसा लिया था या कह सकते हो रेंट देने की बात की जाती थी, रेंट देने से इनकार कर दिया। इवन इंडिगो की जो फैक्ट्रीज थी उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। जितने भी रियोत थे उन्होंने शपथ ली, दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांस टू सो इंडिगो, इंडिगो बोने के लिए वो एडवांस नहीं लेंगे, और ना ही जो प्लांटर्स जो है उनकी किसी प्रकार की उनसे जो तंग होते हैं वो जो उनकी किसी प्रकार का जो ऑपरेशन है वो सहेंगे। The government set up the Indigo Commission to inquire into the system of the indigo production। तो इस तरीके से जब इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हो गई तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, एक कमीशन स्टैब्लिश की, और उस कमीशन के माध्यम से इंडिगो प्रोडक्शन में किस प्रकार की प्रॉब्लम फेस हो रही है तो गवर्नमेंट ने उसके लिए कमीशन स्टैब्लिश की कि वो उसकी इंक्वायरी करे। डिक्लेयर दैट, और इस कमीशन के माध्यम से एक चीज डिक्लेयर की गई, इंडिगो कल्टीवेशन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रियोट्स। अब रियोत के लिए इंडिगो कल्टीवेशन जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए वो इस बात के लिए रिफ्यूज कर सकते हैं फ्यूचर में कि वो इंडिगो बोना चाहते हैं या नहीं, ये उनके पास राइट मिल गया था। आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल, बंगाल से इंडिगो का जो प्रोडक्शन थी वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई। एंड द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार, परंतु ये सिस्टम यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने प्लांटर्स जो थे उन्होंने क्या किया, अपना ये बिजनेस जो था वो बिहार में स्टैब्लिश कर दिया। मीन्स ऑपरेशन बनता रहा, मीन्स वो पहले बंगाल में था, अब वो बिहार में शिफ्ट हो गए और बिहार के अंदर ये प्लांटेशन सिस्टम चलता रहा। और बिहार के अंदर चंपारण मूवमेंट चलाई गई महात्मा गांधी के द्वारा 1917 के अंदर, जहां पर इंडिगो के से रिलेटेड जो ये प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को खत्म कर दिया गया। मीन्स 1917 में महात्मा गांधी के माध्यम से इंडिगो रिबेलियन किया गया चंपारण के अंदर, जिसके माध्यम से वहां पर भी इस ऑपरेसिव सिस्टम को खत्म कर दिया गया। तो ये था आपका ब्लू रिबेलियन। तो इसे ब्लू रिबेलियन का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये इंडिगो से रिलेटेड था, इसे हम इंडिगो रिबेलियन भी कह सकते हैं। और इंडिगो जो प्लांटेशन जो रियोत थे या फार्मर्स थे उनको बचाने के लिए रिबेलियन किया गया था, ताकि जो ऑपरेसिव सिस्टम है उसको खत्म किया जा सके। ओके स्टूडेंट, तो इसीलिए इसका नाम ब्लू रिबेलियन जो था पड़ा। I hope student everything is clear to all of you. So I'll see you in the next video. Thank you. Have a nice day.